तो गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी, एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास आपका। हाँ या ना, कुछ तो बोलिए। हाँ या ना, कुछ तो बोलिए। ऑलराइट। तो जो आपका करंट फाइनेंशियल ईयर है 2025 से 26, उसका बजट गवर्नमेंट प्रोड्यूस कर चुकी है। ठीक है, तो देखिए हर साल आपका एनुअल बजट प्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो हमारे कंट्री का एनुअल बजट आता है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है। आपका कौन से आर्टिकल में हमारा जो एनुअल बजट है वो कवर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन के, ये कमेंट में आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज जो बजट है सर, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड यूज नहीं करते, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड यूज करते हैं। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एग्जामिनेशन पर्पस। कोई भी आप एग्जाम देते हैं, है ना, स्टेट लेवल का, पीसीएस लेवल का हो, है ना, आपका क्लरिकल लेवल का हो, तो बजट से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जनरली पूछते ही हैं। आप ये समझ के चलिए करंट अफेयर्स आज के टाइम में जहां भी जीके पूछा जा रहा है, करंट अफेयर्स हमेशा एक इम्पोर्टेंट वेटेज रखता है। और उस करंट अफेयर्स में भी वेटेज जो होता है आपके बजट के क्वेश्चंस का भी कुछ रहता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, इसी तरह से इकोनॉमिक सर्वे भी आपके लिए एक पूरी एनालिसिस लेके आएंगे ताकि इस साल का जो भी सर्वे रहा है वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब देखो हर साल आपका सरकार ये पूरा पीडीएफ रिलीज करती है जिसमें बजट की मेन हाइलाइट्स को बताते हैं, और यही हमारे सबसे काम की चीज होती है। तो जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स में आपके पॉइंट्स आपसे पूछे जाते हैं वो सारे पॉइंट्स आपका ये पीडीएफ में कवर होंगे। ठीक है ना, तो इसको आपको यूज करना है। क्लियर है? हाँ जी सर, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और गिव मी ए थम्स अप अगर यहाँ तक आपको ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही। ठीक है, चलिए तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार बहुत बेसिक सा कि कौन सी मिनिस्ट्री ये बजट प्रेजेंट करती है। इट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उनका जो बजट डिवीजन है वो ये आपका बजट प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने बात की है कि जो उनका बजट है उसका डेवलपमेंट का जर्नी क्या है। ठीक है, यानी ये वो मेन पॉइंट्स हैं जिन पर गवर्नमेंट ने स्पेशल फोकस किया है आपके बजट पे। ठीक है, जर्नी और डेवलपमेंट में हम बात करें, एग्रीकल्चर हो गया, एमएसएमई हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गई और आपका एक्सपोर्ट हो गई। ठीक है, अब साथ ही साथ देखिए भारत सरकार का एक विजन है, विकसित भारत। ठीक है, विकसित भारत एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप इस बार मेंस दे रहे हैं तो मेंस में आपका एक क्वेश्चन जनरली बनने की संभावना रहती है। विकसित भारत आपका गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है कि बाय 2047 वी विल बी अ डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, बाय 2047 वी विल बी अ डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, तो ये क्या है सर, हमारा विकसित भारत का एस्पिरेशन है। अब विकसित भारत मतलब क्या, किन किन चीजों पे काम करेंगे, विकसित भारत मतलब किन किन चीजों पे काम करेंगे। देखो तीन तो बेसिक चीजें हैं जो आपका कवर हो जाती हैं आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी, जैसे एजुकेशन हो गया, ठीक है, हेल्थ हो गया, पांच फैक्टर्स पे ये लोग काम कर रहे हैं विकसित भारत पे। तीसरा हो गया एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट। और किन किन फैक्टर्स पे काम करेंगे, एक फैक्टर है सर आपका विमेन एम्पावरमेंट, ये भी एक फैक्टर है जो जिस पे वर्क किया जाएगा विकसित भारत में। और एक आपका बचता है फार्मर्स। ठीक है,
हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, विमेन एम्पावरमेंट हो गया, फार्मर्स हो गया, साथ ही साथ एक फैक्टर और है आपका पॉवर्टी। ठीक है, इन फैक्टर्स पे गवर्नमेंट वर्क करेगी इन द विकसित भारत इनिशिएटिव। जो सरकार का प्लान है 2047 तक हमें क्या बनना है सर, एक विकसित भारत बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए यही एस्पिरेशन लिखी गई है कि क्या क्या करा जाएगा। ग्रोथ एक्सेलरेट की जाएगी, इंक्लूसिव डेवलपमेंट सिक्योर की जाएगी। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? इंक्लूसिव डेवलपमेंट मतलब एक ईच एंड इंडिविजुअल का डेवलपमेंट। ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान के दो हिस्से बन जाए, एक हिस्सा ऐसा है जो बहुत अमीर है, एक हिस्सा बहुत गरीब, तो ये गैप नहीं होना चाहिए, है ना। तीसरा इन्होंने बोला है जो राइजिंग मिडिल क्लास है उस पे खर्च करना है, इनहेंस स्पेंडिंग पावर ऑफ राइजिंग मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास के लिए एक स्पेशल बजट इस बार आया है। हर बार यही सुनते हैं कि मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं था, तो इस बार सरकार ने मिडिल क्लास पे फोकस किया। अब मिडिल क्लास पे इन्होंने, आपने न्यूज में कहीं ना कहीं देखा होगा कि 12 लाख से कम वालों को अब टैक्स नहीं देना होगा। पहले वो 7 लाख था, 7 लाख से लिमिट बढ़ा के कितना कर दी, 12 लाख। तो ये आपका इसी एस्पिरेशन के थ्रू किया गया कि जो मिडिल क्लास है उसकी स्पेंडिंग कैसे बढ़ेगी। जब वो टैक्स कम पे करेंगे तो खर्चा ज्यादा करेंगे, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है, हाउस होल्ड सेंटिमेंट्स अपलिफ्ट करने। तो ये कुछ सरकार की एस्पिरेशन है फॉर द विकसित भारत। ठीक है, आगे मूव करते हैं और क्या क्या है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट किसके लिए बात कर रही है? डेवलपमेंट मेजर्स फोकसिंग ऑन गरीब, यूथ, अन्नदाता एंड नारी। ठीक है, गरीब मतलब पुअर, यूथ मतलब आपका जो यंगस्टर्स हैं, अन्नदाता। यूथ पे कैसे फोकस करेंगे? यूथ पे फोकस करने के लिए स्किल्स पे फोकस करेंगे और एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करेंगे। ठीक है, अन्नदाता मतलब ये फार्मर की बात हो रही है, और ये जो नारी मतलब विमेन की बात हो रही है। तो ये यहाँ पर जो पहला फोकस उन्होंने दिया है पॉवर्टी रिड्यूस करने पे है, यूथ डेवलपमेंट पे है, आपका फार्मर्स पे है और आपका विमेन एम्पावरमेंट पे। ठीक है, उसके लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम्स चलाई हैं वो यहाँ पर मेंशन है। तो प्राइम मिनिस्टर धन धान्य ऋषि योजना, डेवलपिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, यानी इन्होंने एक धन धान्य ऋषि योजना की बात करी है। इस स्कीम के तहत वो 100 डिस्ट्रिक्ट्स कवर करेंगे। ठीक है, कितने डिस्ट्रिक्ट सर? 100 डिस्ट्रिक्ट्स कवर करेंगे एंड इट विल बी लाइकली टू हेल्प 1.7 करोड़ फार्मर्स। ठीक है, तो ये स्कीम किसके लिए हो गई? अन्नदाता, फार्मर्स के लिए हो गई, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। ठीक है, इसमें मतलब एग्रीकल्चर फोकस डिस्ट्रिक्ट्स बनाने की बात हो रही है। तो 100 डिस्ट्रिक्ट फोकस किए जाएंगे जहां पर फार्मर्स की लाइफ को इंप्रूव किया जाएगा। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन में भी कुछ इसी तरह का हुआ था। ग्रीन रेवोल्यूशन वाज मेनली फोकस्ड ऑन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में भी आपका जो वेस्ट यूपी है, पंजाब और हरियाणा वाला पोर्शन है, उस पर फोकस था। तो नॉर्थ इंडिया में अगर हम बात करेंगे तो आपका नॉर्थ इंडिया में फोकस था ग्रीन रेवोल्यूशन। इसी तरह से सरकार ने कहा हम 100 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और उनको एग्रीकल्चर बेसिस पे डेवलप करेंगे, वहां के जो किसान हैं उनको प्रमोट करेंगे। किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी मतलब बोले तो किसान क्रेडिट कार्ड, गवर्नमेंट का ये एक इनिशिएटिव है। किसानों को भी क्रेडिट कार्ड दिया जाता है जिसकी मदद से वो बैंक से डायरेक्टली लोन दे सकते हैं। ठीक है, तो उसमें जो क्रेडिट सरकार देती है, लोन दे रही है, उसको बढ़ाएंगे। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन फॉर 7.7 करोड़ फार्मर्स। अब इसमें फार्मर्स में सिर्फ वही नहीं है जो वीट या पैडी उगा रहे हैं, इसमें आपका फिशरमैन भी हैं, डेयरी फार्मर्स भी हैं। ठीक है, तो उनका लोन कितना और बढ़ा दिया जाएगा, 5 लाख। ये भी फार्मर्स के लिए है। नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स। ठीक है, देखिए इसके लिए इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च इंडिया में, जिनका काम यही है कि जो हमारे सीड्स हैं जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उनकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंट बनाना, तो उसके लिए नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स बनाया गया है। कॉटन प्रोडक्टिविटी के लिए 5 ईयर मिशन बनाया गया है। ठीक है, और मखाना बोर्ड बिहार में बनाने की बात हो रही है टू इम्प्रूव प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन एंड मार्केटिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग आउटपुट। ठीक है,
मतलब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जाएगा। मखाना का प्रोडक्शन बिहार में काफी ज्यादा अच्छा आपको देखने को मिलता है, तो उसके लिए पूरा मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। जैसे अगर अगर अभी आप देखें डेयरी इंडस्ट्री के लिए अलग बोर्ड है, इसी तरह से आपका जो मखाना का प्रोडक्शन है उसके लिए एक सेपरेट बोर्ड बनाया जाएगा, ताकि मखाना प्रोडक्शन हम बढ़ा सके और उसको और बेटर इनहेंस कर सके। ठीक है डियर, ये मतलब आपका सिर्फ लैंड होल्डिंग फार्मर्स की बात नहीं हो रही है ना, ये फिशर्समैन मैंने इसीलिए मेंशन किया, फिशरमैन वगैरह भी इसमें आपका इंक्लूडेड है। चलिए नेक्स्ट, और क्या है सर आपका पल्सेस। पल्सेस पे गवर्नमेंट बहुत ध्यान दे रही है। देखिए आपका जो 2023 रहा है वो इंटरनेशनल मिलेट ऑफ द ईयर भी रहा है, यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया। प्लस 2023 में इवन पल्सेस को गवर्नमेंट ने प्रमोट करने के लिए जो G20 मीटिंग हुई थी उसमें स्पेशल फोकस किया था कि आपका पल्सेस से रिलेटेड रेसिपीज बनाएं, उनके गेस्ट को पल्सेस से रिलेटेड रेसिपीज खिलाएं, ताकि पल्सेस को प्रमोट करना था। और इंडिया में भी सरकार का फोकस रहता है कि लोग पल्सेस ज्यादा खाएं। दो रीजन है, एक तो पल्सेस में आपका प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा होता है, दूसरा पल्सेस आपका ज्यादा एफिशिएंटली ग्रो हो जाती है, जिसमें पानी की भी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा, हमारे कंट्री में डेजर्टिफिकेशन भी बढ़ रहा है, सॉइल सलाइन होती जा रही है, तो इन जो क्लाइमेट चेंजिंग कंडीशन है उसमें भी ये आपका जो पल्सेस है वो कंपेयर टू आपका व्हीट राइस ये इजीली ग्रो कर पाते हैं। इसीलिए सरकार का फोकस है कि हम किस पे फोकस करें, आपका पल्सेस पे फोकस करें। ठीक है सर, चलिए तो उसके लिए आपका 6 ईयर मिशन लॉन्च किया गया। देखिए यहाँ पर मेनली मेरा फोकस रहेगा आपको एक हाइलाइट्स इंट्रोड्यूस करना, ठीक है, क्योंकि 1 आवर की क्लास है, अगर बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट को तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आपका पल्सेस में आत्मनिर्भर बनना है। दूसरा, रूरल इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए इंडिया पोस्ट को यूज करना है। ठीक है, जो हमारे पोस्ट ऑफिस है उनकी जो रीच है रूरल एरियाज में काफी हाई है, तो उसको हम यूज कर सकते हैं रूरल इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ, कैश वगैरह देना हुआ, तो ये सारा काम आपका इंडिया पोस्ट के थ्रू हम कर सकते हैं। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अभी वही आपका अभी तक जो हमने स्कीम्स बात करी वो किसकी रिगार्डिंग थी, फार्मर्स की रिगार्डिंग थी। ठीक है, अब जो बात हो रही है वो एमएसएमईज की रिगार्डिंग हो रही है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट है, क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। हाँ जी सर, यहाँ तक कोई डाउट होने से बताइए। ठीक है, एमएसएमईज की सर अगर हम बात करें, देखिए एमएसएमईज एक बड़ा बेहतरीन रोल प्ले करते हैं हमारे देश के डेवलपमेंट। ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की अगर हम बात करें तो हमारे देश के डेवलपमेंट में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे प्ले करते हैं, क्योंकि देखिए एमएसएमई आर अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। ठीक है, ये आपका लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, ये ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जहां पे बहुत हाईली स्किल्ड लोगों की जरूरत नहीं होती है और ज्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि इनमें ऑटोमेशन वगैरह ज्यादा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई फैक्ट्री है जो अगरबत्ती बनाती है, ठीक है, कोई फैक्ट्री है जो सिर्फ डिस्पोजेबल ग्लासेस बनाती है, तो इस तरह की जो छोटी छोटी आपका फैक्ट्रीज होती हैं वो एमएसएमईज में काउंट होती हैं। तो उनको सरकार ज्यादा प्रमोट करती है, क्योंकि वो लोग ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं और साथ ही साथ आपका ऐसे लोग भी वहां काम कर पाते हैं जिनके पास बहुत कोई हाई एडवांस स्किल नहीं होती है। ठीक है, तो उनके लिए अगर बात करें तो क्रेडिट कार्ड इशू किए जाएंगे माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड सरकार ने इशू किया, इसी तरह से जो माइक्रो इंडस्ट्रीज है, एमएसएमई में माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है, तो माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए क्रेडिट कार्ड इशू किए जाएंगे विद 5 लाख लिमिट। ठीक है, और पहले साल में इस तरह के 10 लाख कार्ड इशू किए जाएंगे। और जो लोग पहली बार बिजनेस कर रहे हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, फॉर 5 लाख फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स इंक्लूडिंग विमेन, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, अ न्यू स्कीम टू बी लॉन्च टू प्रोवाइड
टर्म लोन्स अप टू 2 करोड़, ठीक है। यानी अगर कोई विमेन है, कोई शेड्यूल कास्ट का पर्सन है, कोई शेड्यूल ट्राइब का पर्सन है, उनके लिए सर 2 करोड़ तक का लोन व्यवस्था करने के लिए सरकार आगे स्कीम लेके आई, ठीक है। वो उन्होंने ऐसा बजट में बोला है, ठीक है। फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग मिशन टू बी फोकस ऑन ईज एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स, मेजर्स फॉर लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स। तो ये लेबर इंटेंसिव मतलब वही एमएसएमईज की बात कर रहे हैं। तो इसमें आपका फुटवेयर एंड लेदर सेक्टर्स पे स्पेशल फोकस बोला है, और टॉय सेक्टर के लिए स्पेशल फोकस बोला है। देखिए टॉय सेक्टर ऐसा है जिसपे चाइना भी बाजी मारता है, ठीक है। चाइना का काफी आपका टॉय में मार्केट, टॉय सेक्टर में मार्केट अच्छा है, तो इसीलिए भारत भी चाहता है कि टॉय सेक्टर में हम भी अपना एक मार्केट डेवलप करें, ताकि वो जो चाइना का एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसको हम कम कर पाए। प्लस फूड प्रोसेसिंग एक राइजिंग इंडस्ट्री है इंडिया में, ठीक है। देखिए एक इंडस्ट्री पे क्वेश्चन बन जाता, सनराइज इंडस्ट्री कौन सी है इंडिया में, मतलब ऐसी इंडस्ट्री जो ग्रो कर रही है। एक टाइम पे ऑटोमोबाइल को बोला जाता था, अब ऑटोमोबाइल नहीं होगा। जैसे कोई ल्यूसेंट वगैरह में आप उठा के देखोगे तो वो सनराइज इंडस्ट्री कभी बहुत साल पहले क्वेश्चन पूछा गया, तो उसमें आंसर आपका ऑटोमोबाइल है, लेकिन वो उस टाइम की बात थी, ठीक है। इसीलिए कहते हैं अपडेशन जरूरी है। तो अब अगर आप बात करोगे तो अब उस क्वेश्चन का मैटर कोई रहा नहीं, इसीलिए बहुत ज्यादा पुराने पीवाईक्यू भी नहीं करने, मिनिमम मैक्सिमम 10 साल पुराने करने, आप जो भी एग्जाम करो उससे पहले के नहीं करने, है ना। तो इसमें अगर आप देखो तो सनराइज इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्री जो नई ग्रो हो रही है। जैसे इंडिया में सनराइज इंडस्ट्रीज कौन सी, उसमें से एक है आपका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, तो उसके लिए गवर्नमेंट आपका स्पेशल फोकस दे रही है। आगे जो आपका एमएसएमई का क्राइटेरिया है, ठीक है, उसको भी गवर्नमेंट ने क्या करा है, रिवाइज कर दिया है। कैसे रिवाइज करा है, जैसे करेंट इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो आपका जो माइक्रो एंटरप्राइजेस है उसकी अभी जो लिमिट है वो 1 करोड़ है, ठीक है। 1 करोड़ तक का किसी का अगर इन्वेस्टमेंट है तो वो आपका माइक्रो है, 10 तक है तो स्मॉल है, 50 तक है तो वो 50 है। उसको बढ़ा के क्या कर दिया गया है सर आपका 2.5, यानी 2.5 करोड़ तक अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो माइक्रो, और अगर टर्नओवर 10 तक है तो माइक्रो, पहले 5, ठीक है। इसी तरह से स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए 25 तक का लिमिट कर दिया, पहले 10 था इन्वेस्टमेंट में। मीडियम के लिए 50 से बढ़ा के 125 तक कर दिया। तो ये रिवाइज इन्वेस्टमेंट है आपका एमएसएमई सेक्टर के, ठीक है, क्राइटेरिया। यानी कुल मिला के ये इसलिए किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज को एमएसएमई क्राइटेरिया में लेके आए और उनको फायदा पहुंचे, ठीक है। तो ये बात हो गई सर, ये स्कीम जो थी वो थी रिगार्डिंग एमएसएमई। क्लियर है सर, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। इफ इट इज क्लियर वी शैल मूव फर्दर। हाँ जी सर, क्लियर है तो हम आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका है डेवलपमेंट मेजर्स फोकसिंग ऑन गरीब, मतलब अभी वही गरीब यूथ अन्नदाता नारी वाले मॉडल पे ही हम हैं। तो इन्वेस्टिंग इन पीपल इकोनॉमी एंड इनोवेशन, देखो ये कुछ स्कीम है। कौन कौन सी स्कीम है, जैसे एक आपका सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 स्कीम लेके आ रहे हैं, ठीक है। आईआईटीज की कैपेसिटी इंक्रीज करें, नए आईआईटीज तो गवर्नमेंट ने खोले हैं, साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग आईआईटीज है उसमें कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है, ठीक है। डे केयर सेंटर्स, कैंसर सेंटर्स बनाए जाएंगे सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि कैंसर के रिगार्डिंग अभी कुछ ही हॉस्पिटल्स है इंडिया में, उन पे काफी लोड बढ़ जाता है। तो अगर डे केयर कैंसर सेंटर्स हर डिस्ट्रिक्ट में ओपन होंगे तो ये उन बड़े बड़े हॉस्पिटल्स पे बर्डन कम करेगा। प्लस आपका भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम लॉन्च की जा रही है, ठीक है। जैसे आपका भारतीय भाषाएं में जो किताबें हैं उनको डिजिटलाइज किया जा रहा है, डिजिटल फॉर्मेट में वो अवेलेबल होंगे। 5 आपके नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जा रहे हैं स्किल इंप्रूवमेंट के लिए। अटल टिंकरिंग लैब्स बनाई जा रही है, 50,000 लैब्स टू बी सेटअप इन गवर्नमेंट स्कूल। देखिए भारत सरकार का एक मिशन है, नीति आयोग चलाता है अटल इनोवेशन मिशन, जिसमें उनका फोकस है कि जो हमारे यूथ हैं उनमें इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना। तो उसी के तहत अटल टिंकरिंग लैब्स बनाई जा रही हैं स्कूल्स में,
जिसमें वो इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप बच्चों को सिखाएंगे। फिर आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, क्योंकि देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर हम लैग करेंगे तो काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। ऑलरेडी बहुत सारे रेवोल्यूशन हम मिस कर चुके हैं, एआई का रेवोल्यूशन मिस नहीं करना चाहते हैं। आप देख सकते हो अभी अमेरिका चैट जीपीटी बना चुका है, चाइना भी डीप सीक तक पहुंच गया, तो इतने आपका एआई में इनोवेशन दुनिया भर में चल रहा है, तो उसको इंडिया में अगर हमें बढ़ाना है तो हमें भी अपने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंप्रूव करने पड़ेंगे। जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, वहां पर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी इंप्रूव की जाएगी। मेडिकल एजुकेशन का खर्चा आपका बढ़ाया जाएगा, मतलब जैसे पहले आपका जितनी सीट्स थी अब 10,000 एडिशनल सीट्स रहेंगी मेडिकल एजुकेशन में। प्लस एक स्कीम थी आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई है, पीएम स्वनिधि स्कीम, ठीक है, उसको भी इंप्रूव किया जाएगा। ये किसके लिए थी? स्ट्रीट वेंडर्स को लोन देती है। कोरोना के टाइम में सरकार ने लॉन्च की थी, क्योंकि कोरोना के टाइम में जो स्ट्रीट वेंडर्स थे उनको काफी लॉस हुआ था, तो उनके लिए ये आपका स्कीम पीएम स्वनिधि लॉन्च की गई थी। प्लस वेलफेयर ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स जो हैं उनके लिए स्कीम लॉन्च की जाएगी। आपका जैसे इनको गिग वर्कर्स भी कहा जाता है, जैसे आपका कोई किसी फूड डिलीवरी ऐप के लिए काम करता है, फूड डिलीवरी कंपनी के लिए या किसी कॉमर्शियल डिलीवरी के लिए कोई पर्सन काम करता है, तो उनके लिए भी वेलफेयर के लिए सरकार काम करेगी। ठीक है, मूविंग ऑन। तो ये आपका गवर्नमेंट ने अलग अलग सेक्टर्स के लिए ये फंड आपका मेंशन कर रखे, ठीक है। जैसे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1.5 लाख करोड़ दिया जा रहा है। एक जल जीवन मिशन जो चल रहा है उसका 100% कवरेज अचीव करना। जल जीवन मिशन में क्या है, हर घर नल से जल, ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, टैप वाटर से, ताकि हर एक घर में टैप वाटर से क्लीन ड्रिंकिंग वाटर उन तक पहुंचाया जा सके, ठीक है, ये पर्पज है। प्लस पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। इवन स्टेट्स को बोला जा रहा है कि भाई आपका जितना जीडीपी है ना, हर स्टेट का जो जीएसडीपी है उसमें आप उसका 0.5% एक्स्ट्रा बोरो कर सकते हैं पावर सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि पावर होगी तभी इंडस्ट्री रन होगी, तभी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। एसेट मोनेटाइजेशन प्लान के थ्रू 10 लाख करोड़ गवर्नमेंट जुटाएगी। एसेट मोनेटाइजेशन प्लान में क्या होता है, आपका जो भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है वो उसको लीज पे दे देते हैं, उस लीज से सरकार पैसा इकट्ठा करती है, ठीक है। तो 10 लाख करोड़ इकट्ठा करने का प्लान है, ठीक है। तो अर्बन चैलेंज फंड बना रही है सरकार, उसके साथ साथ मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड के लिए कॉर्पस दिया जा रहा है। प्लस एक बहुत बढ़िया स्कीम है आपका न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत। इसमें क्या होगा, जो ऑलरेडी हमारा एटॉमिक एनर्जी एक्ट है उसमें अमेंडमेंट किया जाएगा, प्लस कुछ और इम्प्रूवमेंट होंगी। जैसे हमारे जो पुरानी डील्स हुई थी अमेरिका वगैरह के साथ, तो उसमें ये था कि हमने कहा था कि भाई अगर मान लो कोई न्यूक्लियर डिजास्टर होता है तो उसकी लाइबिलिटी आप लोगे, क्योंकि सेटअप आप कर रहे हो। तो अमेरिका पहले उसको एग्री नहीं कर रहा था, अब वो रेडी हो रहा है, ठीक है, वो उसको एग्री कर रहा है कि अगर कुछ होता है तो लाइबिलिटी हम लेंगे। तो उस चीज में चीजें आगे बढ़ेंगी तो उसके रिगार्डिंग कुछ अमेंडमेंट करने पड़ेंगे, ठीक है। उड़ान स्कीम को इम्प्रूव किया जाएगा, जिसके तहत उड़े देश का आम नागरिक। आपका जो रीजनल कनेक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए सरकार ने ये स्कीम लगा बढ़ाई, ठीक है। फिर आपका इस बिहार की फ्यूचर नीड्स को देखते हुए काम किया जा रहा है, ठीक है। स्वामी फंड बनाया जा रहा है। तो ये सारे काम किसके लिए किए जा रहे हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। टूरिज्म को बढ़ाया जा रहा है। टूरिज्म में आप अगर देखोगे, स्टेट्स के साथ पार्टनरशिप में टॉप 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्पोर्ट सरकार बनाएगी और उनको डेवलप करेगी, ठीक है। तो ये एक बड़ा स्टेप है गवर्नमेंट का। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पीएम रिसर्च फॉलोशिप, जीन बैंक, ज्ञान भारतम मिशन, रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन, नेशनल जियो स्पेशल मिशन, ये सारे गवर्नमेंट आपका काम करके पैसा वहां पे इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है। प्लस अगर हम बात करें एक्सपोर्ट्स के लिए, तो
एक एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन बनाया जा रहा है विद सेक्टोरल एंड मिनिस्ट्रियल टारगेट टू फैसिलिटेट इजी एक्सेस टू एक्सपोर्ट क्रेडिट, यानी एक्सपोर्ट क्रेडिट को और इजीली एक्सेसिबल बनाना। एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है जो कहलाएगा बीटीएन, भारत ट्रेड नेट। अब देखो क्वेश्चन कई बार इसी से पूछ ले जाते हैं कि बीटीएन किससे रिलेटेड है, तो इट इज रिलेटेड टू द एक्सपोर्ट सेक्टर। ठीक है, इसी तरह से शब्दावली पे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो भारत ट्रेड नेट क्या होगा, एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म होगा जहां पर आपका जो भी ट्रेड हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, उसका फाइनेंसिंग वगैरह एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाके आपका कनेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारा आपका एक्सपोर्ट के लिए है। और इसमें अगर हम मजेदार बात करें तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका टैक्स रिफॉर्म्स किए गए हैं। ठीक है, वो हम आगे देख लेंगे। ये है आपका इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल में क्या है, आपका जो कस्टम टैरिफ स्ट्रक्चर है उसको रैशनलाइज किया जाएगा। 7 तरह के टैरिफ रेट्स हटाए जाएंगे। ठीक है, जो भी सेस और सरचार्ज लगता है वो एक से ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, इक्विवेलेंट सेस लगाया जाएगा ताकि इफेक्टिव ड्यूटी इंसिडेंस मेंटेन रहे। यानी कुल मिला के आपका जो एक्स्ट्रा सेस वगैरह लगता है उसको क्या करेंगे, कम करेंगे। ठीक है, सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो मेक इन इंडिया के तहत जो एलसीडी एलईडी में ओपन सेल लगती हैं उनको एग्जेम्पशन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल। अब इसमें क्या क्या है सर, डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल में सबसे पहली चीज तो आप ये समझो कि न्यू टैक्स रिजीम जो पहले आई थी उसमें 7 लाख तक टैक्स की छूट थी, अब 12 लाख तक होगी। लेकिन आप कहोगे सर यहाँ 12 लाख तक तो ये 10% 5% देना पड़ रहा है, ये रिबेट होगा, मतलब अगर आप पे करोगे इसमें तो सरकार आपको वापस कर देगी। ठीक है, अभी जो पहले आपका अर्लियर टैक्स चलता था उसमें से 0 से 3 लाख पर नील था टैक्स, अब वो बढ़ा के कितना कर दिया है, 0 से 4 लाख। और पहले आप ये इमेजिन करो कि जो 30% टैक्स है वो 15 लाख प्लस वालों को देना पड़ता था। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा होता था 0 से 3, 3 से 6, 6 से 9, ठीक है, 9 से 12, 12 से 15, इस तरह से चलता था। तो पहले 15 लाख से ऊपर अगर किसी की इनकम है तो 30% टैक्स देना पड़ता था। अब उसको करके क्या कर दिया सरकार ने, 15 से बढ़ा के 24 लाख, अगर 24 लाख से ऊपर है तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। यानी कितना आप इमेजिन कर सकते हो मिडिल क्लास का पैसा इससे बचेगा। ठीक है, साथ ही साथ आपका जो सीनियर सिटीजन्स है तो उनका जो टीडीएस कटता था उनके जो आपका एफडी वगैरह पे, ठीक है, तो पहले आपका 50,000 पे कटता था, अब वो 50,000 को बढ़ा के कितना कर दिया, जब 1 लाख का होगा तब उसका आपका टीडीएस कटेगा। यानी इसमें आपका सीनियर सिटीजन्स को भी फायदा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका जो पॉइंट है वो ये है, रुपया कहाँ से आता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सर, आपका रुपया कहाँ से आता है, मतलब जो भी सरकार खर्चे कर रही है, ठीक है, जो भी सरकार आपका खर्चे कर रही है उसमें कहाँ से सबसे ज्यादा गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आता है। जब भी आप बजट बनाते हैं, ठीक है, तो दो दो चीजें होती हैं सर आपका, एक होता है रिसिप्ट, एक होता है एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं सर रिसिप्ट, ये भी दो तरह के होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, इसी तरह से एक्सपेंडिचर भी दो तरह के होंगे आपका। तो आपका जो रिसिप्ट है, जो पैसा सरकार के पास आ रहा है, तो ये एक रुपया मान लो, उसमें से हमारा जो सबसे ज्यादा सरकार के पास पैसा आता है वो कहाँ से आता है, बोरोइंग से। ठीक है, कहाँ से आता है, बोरोइंग, जो सरकार लोन लेती है वहां से आता है। फिर दूसरे नंबर पे आता है इनकम टैक्स। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे इस बार जो पैसा सरकार ने बताया है दैट इज फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, फिर उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स, फिर उसके बाद कहीं आपका नॉन टैक्स रिसिप्ट, बाकी सब। ठीक है,
यानी इतना याद रखना, सबसे ज्यादा पैसा किससे आता है? बोरोइंग से आता है, ठीक है, बोरोइंग से सबसे ज्यादा आता है। और दूसरे नंबर पे, या कभी ऐसा पूछ ले डायरेक्ट टैक्स से ज्यादा आता है कि इनडायरेक्ट टैक्स? ध्यान रखना सर, डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स से डायरेक्ट 22% सरकार के पास पैसा आता है। और अब अगर बात करें कि सरकार का सबसे ज्यादा पैसा खर्च कहाँ पे होता है, तो ये सर उसकी लिस्ट है, जो सरकार का पैसा सबसे ज्यादा खर्च कहाँ होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। देखो बिहार बजट, देखो ऐसा होता है, कुछ चीजें पॉलिटिसाइज भी होती हैं, ऑब्वियसली बात है, अभी इलेक्शन से बिहार में है ना, तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है थोड़ा सा। तो कहाँ पैसा सबसे ज्यादा खर्च हो रहा है, तो आपका जो इंटरेस्ट पेमेंट है सर, देख रहे हो 20%, लेकिन इससे भी ज्यादा कहीं और दिख रहा है। पहले जनरली इंटरेस्ट पेमेंट पे होता था सबसे ज्यादा, इस बार अगर आप देखोगे तो जो स्टेट को शेयर देना पड़ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो शेयर दे रही है ना टैक्सेस का, उनका जो स्टेट का बनता है, तो उसमें सबसे ज्यादा खर्चा हो रहा है सरकार का, यानी स्टेट को वो दिखा रहे हैं मोटा पैसा दे रहे हैं, ऐसा कहने का मतलब है। फिर दूसरे नंबर पे है इंटरेस्ट पेमेंट, ऑब्वियसली बात है, जब सबसे ज्यादा पैसा आ ही बोरोइंग से रहा है तो उसका इंटरेस्ट पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा पैसा कहाँ खर्च हो रहा है? इंटरेस्ट पेमेंट पे। उसके बाद कहीं फिर आपका ये स्कीम्स है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम, दो तरह की स्कीम्स है, सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड। सेंट्रल सेक्टर स्कीम वहां वो होती है जहां पे 100% फंड कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, ठीक है। और कुछ होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट 60% पैसा देती है, 40% स्टेट गवर्नमेंट। और अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाला स्टेट है या हिली स्टेट है तो 90% सेंट्रल गवर्नमेंट और 10% स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये आपका क्राइटेरिया रहता है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है। चलिए आगे और डेटा की बात करते हैं, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली बात है, आप लोग जो एग्जाम देते हैं टीसीएस के, उनमें डेटा बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो अब ये रिसिप्ट की बात हो रही है, तो रिसिप्ट दो तरह की मैंने बताई, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। तो ये याद कर लेना सर, इस बार के बजट में रेवेन्यू रिसिप्ट कितना है? 34.2 एस्टिमेटेड है, ठीक है। अभी जो लास्ट उन्होंने 2024 से 2025 30.9, ये दो जरूर याद रखना, यानी रेवेन्यू रिसिप्ट आपका बढ़ा है, तो ये जरूर याद रखना, ठीक है, कि आपका 2024 में कितना था, 25 में कितना था। और वहीं कैपिटल रिसिप्ट की हम बात करें तो वो भी 16.3 से 16.4 बढ़ा है, ये किसमें है? लाख करोड़। तो ये नंबर्स एज इट इज याद रखिएगा सर, ठीक है। बाकी फिर रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, ये सब तो सर आपको इकोनॉमी की क्लास में पढ़ाते ही हैं। नेक्स्ट आ जाओ सर एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर भी दो तरह के होते हैं सर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना, 24 में 13.2 था, 15.5, ऐसा नहीं है पैसा ज्यादा है, बड़ा भी है। और कैप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 37 से 39। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का टारगेट रहता है कम से कम करने का, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे टारगेट रहता है ज्यादा से ज्यादा करने का, यहाँ दोनों ही बढ़ रहे, ठीक है। तो ये नंबर्स याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में काम आ सकते हैं, ठीक है। ये आपका अगर हम बात करें, जो बजट आपका जो डेफिसिट है उसके ट्रेंड्स हैं, ठीक है। ये आपका देख रहे हो नेट रिसिप्ट, यानी जो सरकार को टोटल नेट आपका पैसा रिसीव हो रहा है, उसमें अगर आप देखोगे बढ़ा है, ठीक है। और जो सरकार स्टेट्स को ट्रांसफर कर रही है वो भी आपका इंक्रीज हुआ है, ठीक है सर। तो ये कुछ स्टैटिस्टिक्स दिए थे जो इससे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये मेनली आपको देखो बजट में करना क्या है, स्कीम के नाम याद करना है। और स्कीम में मैंने हमेशा बताया है, दो बातें ध्यान रखो, किस सेक्टर के लिए, टारगेट ऑडियंस क्या है, पर्पस क्या है, पहली चीज ये, दूसरी चीज कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आ रही है, ये दो चीजें हर स्कीम में आपको याद होनी ही चाहिए, ठीक है। तो जितनी भी स्कीम्स हैं उसके नाम याद करने होते हैं बजट से, सबसे पहला काम होता है। अब बजट में जो जो चीजें बोली गई हैं उसके रिगार्डिंग नए नए लॉज बनाए जाएंगे, नए नए स्कीम्स के नेम बनाए जाएंगे, तो वो सब आपको फॉलो करना होता है।
तो यानी जितनी भी देश भर में साल भर में नई नई पॉलिसीज बनेंगी, उन सब का जो ओरिजिन है वो आप कहाँ से देखोगे, बजट से देखोगे। इसीलिए बजट इंपॉर्टेंट होता है, एक जगह सारी सरकार की पॉलिसीज आपका यहाँ पर समराइज हो जाती है। तो ये तो एक पार्ट है बजट का जो हमें पढ़ना होता है। दूसरा पार्ट होता है कि बजट में सर आपका स्टैटिस्टिक्स पे क्वेश्चन बन जाते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, कैपिटल कितना है, डेफिसिट कितना है। तो ये सारे डेटा आपको जितने मैंने बताए हैं इस साल का और पिछले साल का, बस उसको नोट करके याद कर लेना है, ठीक है। ये आपसे कंपैरिजन में भी काम आ सकता है, ये आपसे कभी डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, ठीक है सर। चलिए, तो दैट वाज ऑल अबाउट द बजट। तो यहाँ तक अगर चीजें समझ आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। इसी तरह से मैं इकोनॉमिक सर्वे पे भी क्लास लेके आऊंगा, वहां पर आपको इकोनॉमिक सर्वे भी एनालाइज कराएंगे। तो अगर आप वाकई में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे में, तो कमेंट कर देना इकोनॉमिक सर्वे, तो फिर मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा इकोनॉमिक सर्वे के बारे में, ठीक है। ये वीडियो का टारगेट था शॉर्ट रखने का, इसलिए बहुत सारी चीजें मैं बस गो थ्रू करके बनाया हूँ। आप इसको इसमें से कोई भी अगर एक स्पेसिफिक स्कीम पे वीडियो चाहिए, किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो कमेंट में मेंशन कर देना, हम उस पर भी एक वीडियो आपका लेके आ जाएंगे, ठीक है। चलिए सर, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।